क्या डेथ गॉड की वापसी तबाही लाएगी या उद्धार? डार्क फॉरेस्ट की वो स्याह रात जहां टियर 6 डार्क एल्फ कॉलन की बुरी ऊर्जा आसमान को निगल रही थी। एक तरफ मौत का साया था तो दूसरी तरफ अपनी पहचान छुपाए खड़ा एक राजकुमार और एक ऐसा स्नाइपर जिसे दुनिया डेथ गॉड के नाम से जानती है। जब आग के बवंडर के बीच से किन तियान अपनी जान हथेली पर लेकर निकला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि सदियों पुराने उस श्राप के अंत की शुरुआत है जिसे खुद इविल गॉड ने बुना था। खतरनाक सवाल जो आपको सोने नहीं देंगे। कौन है वो मासूम चेहरा जिसके पीछे एल्फ साम्राज्य का सबसे बड़ा राज छुपा है? सिल्वर मून लेक की गहराइयों में किन तियान ने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी आंखों का रंग काला बैंगनी हो गया? और सबसे बड़ा खतरा, जब ट्री गॉड की शक्ति का हस्तांतरण पावर ट्रांसफर हो रहा है तब साये में छिपे गद्दार अपनी तलवारें क्यों पैनी कर रहे हैं? धोखा, बलिदान और रोंगटे खड़े कर देने वाली आई ऑफ फियर वायलेट की शक्ति। क्या किन तियान उस गद्दारी को रोक पाएगा जो एल्फ साम्राज्य की जड़ें काटने वाली है? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है। मौत करीब है और निशाना डेथ गॉड का है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 171, कांगमू वॉल। धड़ाम, आग के समंदर के बीच एक गोली बिना आवाज के आई। उसके अंदर इतनी जबरदस्त पेनिट्रेशन थी कि उसने एक डार्क एल्फ की खोपड़ी उड़ा दी। सिस्टम पैनल पर बढ़े हुए नए इवोल्यूशन पॉइंट्स देखकर किन तियान ने हल्की सी भौं उठाई। ये सच में टियर 5 डार्क एल्फ था। धड़ाम, दूर से एक भयानक दबाव तेजी से पास आया। टियर 6, किन तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया कि ये रेस्क्यू मिशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अब जान बचाकर लड़ने का टाइम था। काली बुरी ऊर्जा का एक लहराता बादल पल भर में आ पहुंचा। कालीन काले बादल के ऊपर खड़ा नीचे काले लबादे वाले फिगर को बर्फ जैसी ठंडी आवाज में देख रहा था। इंसान जिसने मेरी बैटल ग्रुप को खत्म किया, मैंने नहीं सोचा था कि तुझे यहाँ देखूंगा। यही है, किन तियान ने तुरंत पहचान लिया। ये गोल्डन ओक ट्राइब का सबसे खतरनाक टियर 6 डार्क एल्फ था, कॉलन। किन तियान ने एक पल की भी हिचक नहीं दिखाई, मुड़ा और पूरी ताकत से भाग पड़ा। भागना? तू भागेगा कहाँ? कालीन की ठंडी हंसी के साथ उसकी हथेली में बुरी ऊर्जा उबलते डामर की तरह घूमी और पल भर में आसमान ढक लेने वाला एक विशाल काला हाथ बन गया। उस दबाव में स्पेस कराह उठा, बादल स्याही जैसे काले हो गए और आसमान अचानक अंधेरा पड़ गया। भयानक दबाव ठोस जंजीरों की तरह किन तियान के चारों ओर लिपट गया। छुए बिना ही उसके कदम रुकने लगे। हर कदम ऐसे लग रहा था जैसे वो पिघले शीशे में चल रहा हो। उसकी रीढ़ से चरमराने की आवाज निकली। इसी क्रिटिकल पल में डेमन किंग विंग्स जोरदार गर्जना के साथ फैल गए। हड्डी जैसे पंखों पर बने गहरे बैंगनी पैटर्न जिंदा चीजों की तरह मरोड़ खाने लगे। डार्क एनर्जी का तूफान फूटा जिसने 100 मीटर के दायरे में हवा तक चीर दी। किन तियान स्याही जैसी काली रोशनी की लकीर बनकर स्पेस को चीरता हुआ भागा। उसके पीछे मकड़ी के जाले जैसे क्रैक बनते चले गए। ये देखकर कालेन ने हल्की सी भौं सिकोड़ी। उसके नीचे का बुरा बादल अचानक फूल गया और एक भयानक इविल ड्रैगन की परछाई बन गया। टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट का दबाव जंगल के पक्षियों तक को उड़ा ले गया। सैकड़ों एनर्जी बुलेट्स बदबूदार हवा के साथ उल्का वृष्टि की तरह बरसी। जहां लगी वहां पेड़ जलकर कोयला बन गए और हवा में ही फटकर काला धुआं बन गया। किन तियान का फिगर भूत की तरह उन गोलियों के बीच लहराता रहा। डेमन किंग विंग्स की हर फड़फड़ाहट स्पेस में आफ्टर इमेज छोड़ जाती। कभी वो जमीन को छूते हुए निकला, हवा से सूखी घास धूल बन गई। कभी वो अचानक ऊपर उठा और सिर के ऊपर फटती गोलियों से बाल बाल बचा। गर्मी ने उसका काला लबादा झुलसा दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी बर्फ जैसी ठंडी थीं। ड्रैगन बाइंड। कालिन की गुस्से भरी दहाड़ से बादलों की परत फट गई। काली बुरी ऊर्जा जिंदा सांपों की तरह निकली और पल भर में किन तियान के चारों ओर पिंजरा बुन दिया। 4 कांटेदार टेंटिकल्स उसकी बाजुओं और पैरों में लिपट गए। चिपचिपी बुरी ऊर्जा उसकी स्किन को जला रही थी। दांत किटकिटाने वाली सिसकारी निकल रही थी। किन तियान ने ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड को उल्टा घुमाया। ब्लेड की रोशनी जंगली और दबंग थी। टेंटैकल्स एक झटके में कट गए, लेकिन उसी पल एक विशाल बुरी ऊर्जा की मुट्ठी तबाही की आभा लिए ऊपर से गिरी।
ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड बिजली की तरह चमका। जबरदस्त स्वॉर्ड ची टकराई, मगर उस विशाल मुट्ठी से टकराते ही कांच की तरह टूट गई। किन तियान को लगा जैसे उसके सारे अंदरूनी अंग हिल गए हों। उसका शरीर उल्का की तरह जमीन से टकराया। 100 मीटर चौड़ा गड्ढा बना। धूल बैठने पर फटी हालत वाला काला लबादा पहने एक फिगर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसकी छाती से बहता खून बुरी ऊर्जा से टकराते ही नीला धुआं बन गया। चेहरा तना हुआ था और आंखें पहले से भी ठंडी। भाग सकता है? ऊपर से देखते हुए कालेन की निगाहें प्राचीन बर्फीले तालाब जैसी ठंडी थीं, उनमें साफ किलिंग इंटेंट था। किन तियान चुप रहा। उसने ब्लेड कसकर पकड़ा और सीधे कालेन की तरफ देखा। टियर 6 मास्टर का दबाव पहाड़ जैसा था। टियर 5 तक वो संभल जाता था, लेकिन टियर 6 के सामने जीत तो दूर, जिंदा रहना भी मुश्किल था। तू इंसान होकर भी बुरी ऊर्जा इस्तेमाल करता है, फिर एल्फ्स की मदद करके मेरी बैटल ग्रुप क्यों उड़ाई? किन तियान ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा। ऊपर से ऑर्डर था, एल्फ्स हमारे दुश्मन हैं और तुम भी। ये सुनते ही कालेन की आंखों में ठंडी चमक आई। किसका ऑर्डर था? किन तियान ने सपाट जवाब दिया, तुझे अपने ही दुश्मन का नाम नहीं पता। ये सुनकर कालेन के दिमाग में कई नाम उभरे। मोलोक, ओगालोज, लिलिथ, सब टियर 6 डार्क एल्फ जिनसे उसका झगड़ा या हितों का टकराव था। नाम बता दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ। किन तियान हंस पड़ा। तुझे लगता है मैं तेरी बकवास पर भरोसा कर लूंगा? जिद्दी बेवकूफ, मुझे बोलने के तरीके आते हैं। कालेन की पुतलियां सिकुड़ी। उसकी हथेली की बुरी ऊर्जा सैकड़ों काले भूतों में बदल गई जिनके दांत नुकीले थे। वे भूत दिल चीर देने वाली चीखें निकाल रहे थे। उनकी स्पिरिचुअल पावर की साउंड वेव्स स्पेस को अदृश्य पंजों की तरह नोच रही थीं। किन तियान की आत्मा के अंदर सुनहरी रोशनी उठी। स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी की डिफेंस ने मानसिक हमला 90% तक घटा दिया। भूतों की चीखें उसकी आत्मा में बस हल्की लहरें ही बना पाईं। उसने ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड पीछे से घुमाया। जहां जहां ब्लेड गया, तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी। हर वार भूतों की गर्दन पर सटीक पड़ा। काले अवशेष नीले धुएं में बदलकर हवा में घुल गए। ये सीन कालेन को पूरी तरह भड़का गया। वो दरिंदे की तरह दहाड़ा। उसके पीछे का बुरा बादल 1000 मीटर ऊंचे काले झरने में बदल गया जो नीचे गिरने लगा। जहां जहां वो जलती बुरी ऊर्जा गुजरी, पत्थर तुरंत भाप बन गए। हवा अजीब भंवरों में मुड़ गई। इसी पल दूर आसमान में तेज लाल रोशनी फटी। 9 लाल आग के स्तंभ बादलों को चीरते हुए ऊपर उठे। धमाकों की लहर से भयानक धूल का तूफान उठा। जमीन कांप उठी। कालेन का चेहरा बदल गया। वो मेन फोर्स की दिशा थी। एलन ने एक्शन ले लिया है। किन तियान की आंखें चमकी। उसकी कलाई पर किंगतान होली ब्रांच ब्रेसलेट से हरी रोशनी फूटी। अनगिनत लकड़ी की बेलें जिंदा सांपों की तरह निकलीं और 100 मीटर ऊंची प्राचीन पेड़ों की दीवार बुन गई कांगमू वॉल। छाल पर पुराने लाइफ रून्स चमके। बुरी ऊर्जा का झरना कांगमू वॉल से टकराया। पूरा स्पेस हिल उठा। पेड़ों की सतह तेजी से जलकर काली होने लगी। जाले जैसे क्रैक फैल गए, लेकिन रून्स चमकते रहे और नई लकड़ी उगती रही। ये देखकर कालेन की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसने हाथों से सील बनाए और पागलों की तरह ताकत डाली। अंत में दीवार टूटी, लेकिन तब तक किन तियान वहां से स्पेस गेट के जरिए टेलीपोर्ट हो चुका था। कालेन ने मुट्ठी भींची और गुस्से में दूर की ओर मुड़ गया। खराब बात है। एपिसोड 172 सुपर एनर्जी फ्लेम बर्स्ट। कुछ मिनट पहले डार्क एल्फ्स ने दूर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आग का स्तंभ देखते ही लॉर्ड कालेन इतना बेचैन क्यों हो गया। रुको, टियर 5, अमोसा ने हाथ उठाकर सख्त आवाज में कहा। डार्क एल्फ्स तुरंत रुक गए और सतर्क होकर आसपास देखने लगे। दूर से गर्म हवा का झोंका आया। रास्ते के पत्ते उड़ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक अजीब फ्लक्चुएशन हुआ। एक एल्फ, डार्क एल्फ्स चौंक गए और फिर खून की प्यासी मुस्कान के साथ हंस पड़े। अकेले किंग्यू ट्राइब की छोटी प्रिंसेस को बचाने आया है। सीधे मौत बुला रहा है। चर्र चर्र, सूखी पत्तियों को कुचलते कदमों की आवाज आई। धुंधले जंगल में एक फिगर धीरे धीरे सामने आया। वो थोड़ा दुबला था। दाहिने हाथ में लंबी तलवार थी और बाएं हाथ से एक भारी चीज घसीट रहा था। वो इतना भारी था कि खींचना मुश्किल लग रहा था। इंसान? चेहरा साफ होते ही डार्क एल्फ्स और ज्यादा हैरान हो गए। एक इंसान डार्क फॉरेस्ट में घुसकर प्रिंसेस को बचाने आया है। क्या इसका दिमाग खराब है? हूं। एलन रुका। उसने तलवार घुमाकर मकड़ी का जाल काटा। उसी पल बंधे हुए लोहे के गोले और स्टील बीड्स लुढ़क पड़े। इंसान, अमोसा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिल्वर मून ट्राइब ने तुझे क्या फायदा देने का वादा किया है? एलन ने शांति से उसकी तरफ देखा और शुद्ध एल्वन भाषा में बोला, सिल्वर मून ट्राइब ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं अपनी मर्जी से आया हूं। ये सुनते ही डार्क एल्फ्स सन्न रह गए। उन्होंने कभी किसी इंसान को इतनी शुद्ध एल्वन बोलते नहीं देखा था। अमोसा मुस्कराया।
पकड़ लो इसे। दर्जन भर डार्क एल्फ एलन की तरफ टूट पड़े। एलन ने बुदबुदाया, किंतियान, तुम सही थे। अब मैं एक काबिल योद्धा हूं। उसकी आंखों में फाइटिंग इंटेंट उमड़ा। तलवार के सिरे पर नीली स्पिरिचुअल एनर्जी खिल उठी। तलवार पर पानी जैसी लहरें दौड़ गईं और रहस्यमय रून्स नाचने लगे। हैंडल से बेलें निकलीं और एलन की कलाई में लिपट गईं। स्लैश! एलन ने तलवार आड़ी घुमाई। तलवार की रोशनी पागल हो उठी। डार्क एल्फ्स ने स्पिरिट शील्ड्स खड़ी की, लेकिन उस तलवार के सामने वे कागज जैसी निकलीं। शील्ड्स फट गईं और डार्क एल्फ्स टुकड़ों में कट गए। बाकी डार्क एल्फ्स कांप उठे। अमोसा की नजर तलवार पर जम गई। एलन हरे साये की तरह डार्क एल्फ्स की फॉर्मेशन में घुस गया। ब्राइट मून स्लैश! एलन ने वार किया। तलवार ने हवा में आधा चांद बनाया। जहां जहां रोशनी गिरी, जमीन फट गई और सामने आया जायंट बीस्ट 2 टुकड़ों में कट गया। एलन की आंखें विनोया पर टिक गईं, लेकिन अमोसा सामने आ खड़ा हुआ। धड़ाम! लंबी तलवार तिरछी चली और बुरी ऊर्जा एलन की तरफ आई। एलन ने क्रॉस में रोका। क्लैंक! बने तूफान ने पेड़ों को उखाड़ दिया। एलन 3 कदम पीछे फिसला। इतनी ताकत में तू किसी को बचाएगा? अमोसा ठंडा हंसा। तभी आसपास के सारे डार्क एल्फ एलन पर टूट पड़े। इसी पल एलन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत, बैरियर फैल गई। अमोसा लगातार वार करता रहा, लेकिन बैरियर नहीं टूटा। बैरियर के अंदर एलन ने विनोया की तरफ देखा और फिर एक तलवारची तिरछी दिशा में छोड़ी। उसका निशाना कोई दुश्मन नहीं, बल्कि पास पड़ा बड़ा लोहे का गोला था। क्लैंग! जैसे ही तलवारची उस गोले में घुसी, वो फट गया। अगले ही पल चमकदार लाल रोशनी के साथ झुलसा देने वाली हीट वेव फूटी। सुपर एनर्जी फ्लेम बर्स्ट। 100 मीटर के दायरे में सब कुछ जलने लगा। धड़ाम! कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ये बस शुरुआत थी। विस्फोट की लहर दूसरे लोहे के गोलों तक पहुंची और एक के बाद एक भयानक धमाके हुए। लाल आग के स्तंभ आसमान फाड़ने लगे। डार्क एल्फ्स चीख भी नहीं पाए और भाप बनकर उड़ गए। अमोसा अपनी स्पिरिट शील्ड संभालने में पूरी ताकत झोंक रहा था, जो अब टूटने वाली थी। आग के समंदर के बीच एलन अपने बैरियर की सुरक्षा में विनोया के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। विनोया, विनोया, उठो! एलन की आवाज घबराई हुई थी। उसने विनोया की बाहें मजबूती से पकड़ी हुई थीं और लगातार उसके शरीर में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भेज रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। हर गुजरता सेकंड एक सदी के बराबर महसूस हो रहा था। आखिरकार विनोया की पलकों में हल्की सी हरकत हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में गहरा कंफ्यूजन था। अपने सामने एक अनजान इंसानी चेहरा देखकर उसने बेहद कमजोर आवाज में पूछा, तुम? एलन के होठों पर एक हल्की और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। एक हल्की सी रोशनी चमकी और पल भर में वो साधारण इंसानी चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह एक बेहद हैंडसम और दिव्य चेहरा सामने आया। विनोया, मैं हूं सारांदिर। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी, जिस पर चांदनी की हल्की चमक बिखरी हुई थी। उसके सुनहरे बाल किसी झरने की तरह बहते हुए चौड़े कंधों पर गिर रहे थे। कुछ लटें उसके माथे पर आ रही थीं, जो उसके परफेक्ट चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। सारांदिर! विनोया खाली नजरों से उसे देखती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वो थोड़ा बचकाना, डरपोक और मुश्किलों से भागने वाला मंगेतर यहां उसे बचाने आ सकता है। धड़ाम! 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 पीछे धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी तीव्रता हर पल बढ़ती ही जा रही थी। ये एलन के पर्पल टैलेंट सुपर एनर्जी फ्लेम बर्स्ट का असर था। ये आग सिर्फ जलाने का काम नहीं कर रही थी, बल्कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वेव्स दुश्मनों के एनर्जी डिफेंस को अंदर से खोखला कर रही थी। चारों तरफ एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुका था। हर धमाका पहले वाले से बड़ा था, जैसे कोई बर्फीला तूफान, स्नोबॉल, अपनी चपेट में सब कुछ लेता जा रहा हो। बैरियर के बाहर उफनते हुए लाल आग के समंदर को देखकर विनोया की आंखें खौफ से भर गईं। सारांदिर, ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी कहाँ हूँ? एलन ने बहुत नरमी से जवाब दिया। ये डार्क फॉरेस्ट है। मैं और मेरे दोस्त तुम्हें बचाने आए हैं। विनोया एलन को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहली बार पहचान रही हो। एल्फ रेस की सदियों पुरानी सोच के मुताबिक अगर कोई डार्क फॉरेस्ट में पकड़ा गया तो उसे मरा हुआ मानकर छोड़ दिया जाता था। विनोया ने भी उम्मीद खो दी थी। उसे लगा था कि उसके माता पिता भी शायद आंसुओं के साथ उसे नियति के भरोसे छोड़ देंगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई डार्क फॉरेस्ट की गहराई में घुसकर उसे मौत के मुंह से खींच लाएगा, और वो भी वही सारांदिर जिसे वो हमेशा कमजोर समझती थी। विनोया की टकटकी देखकर एलन हल्का सा शर्मा गया। उसने दोबारा हाथ फेरा और सफेद रोशनी के साथ वो फिर से एक साधारण इंसानी लड़के के रूप में बदल गया। विनोया भी थोड़ी शर्मा गई। उसने आग का मंजर देखा और धीमी आवाज में पूछा, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन ये डार्क फॉरेस्ट है।
इतना हंगामा करने के बाद हम यहाँ से सुरक्षित कैसे निकलेंगे? एलन ने गंभीरता से विनोया का नाजुक हाथ पकड़ा। टेंशन मत लो, मेरा दोस्त हमें बाहर ले जाएगा। किड, मैंने कहा था किसी को बचाने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए नहीं। अचानक ऊपर से एक शांत और गहरी आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा। हवा में एक साया मंडरा रहा था। वो किंतियान था। उसकी पीठ पर फैले विशाल काले पंख उसे किसी डेमन किंग जैसा लुक दे रहे थे। काला धुआं उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह घूम रहा था, जो बाहर की आग को पास भी नहीं आने दे रहा था। किंतियान! एलन खुशी से चिल्ला उठा। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि वे सुरक्षित हैं। किंतियान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। एलन ने उसके प्लान को बिल्कुल वैसे ही अंजाम दिया था जैसा उसने सोचा था। बस एक टियर 5 डार्क एल्फ अमोसा किसी तरह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। चलो, तुम्हें विदा करता हूं। किंतियान ने अपनी शैडो स्ट्राइक उठाई। बिना किसी खास कोशिश के उसने निशाना साधा। गॉडस्लेयर बैराज और सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ उसने फायर किया। धड़ाम! गोली ने अमोसा की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। आग की गर्मी ने पल भर में उसके अस्तित्व को राख में बदल दिया। विनोया की आंखें फटी रह गईं। उसके दिमाग में एक खौफनाक नाम गूंजा, डेथ गॉड स्नाइपर। हा, वो मेरा दोस्त और टीममेट है, एलन ने बड़े गर्व से कहा। विनोया, तुमने हमारे कारनामों के बारे में सुना तो होगा? विनोया ने उलझन में पूछा। डेथ गॉड स्नाइपर का नाम तो सुना है, पर उसका तुमसे क्या लेना देना? ये सुनकर एलन का चेहरा उतर गया, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। किड, अब निकलना चाहिए, किंतियान ने चेतावनी दी। उसे कालेन और अन्य टियर 6 दुश्मनों के आने का एहसास हो रहा था। काला गेट, स्पेस गेट खुला। एलन ने बिना देर किए विनोया को गोद में उठाया और गेट के अंदर कूद गया। किंतियान ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वो भी ओझल हो गया। एपिसोड 174, डार्क फॉरेस्ट में वापसी। काले गेट के दूसरी तरफ तीनों सुरक्षित एल्फ फॉरेस्ट की सीमा पर पहुंच गए। हम वापस आ गए। जंगल की ताजी हवा को महसूस करते ही एलन की जान में जान आई। विनोया ने एलन के कंधे को धीरे से थपथपाया और नीचे उतरने का इशारा किया। जमीन पर पैर रखते ही विनोया ने बहुत सम्मान के साथ झुककर इंसानी भाषा में कहा, थैंक यू। वो जानती थी कि ये मिशन लगभग नामुमकिन था। किंतियान ने सिर हिलाते हुए कहा, असल में तुम्हें सबसे ज्यादा शुक्रिया एलन को कहना चाहिए। अगर इसने मुझे वैसी शर्तें न दी होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। विनोया ने एलन की ओर देखा। अब उसकी नजरों में नफरत या चिढ़ नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और एहसास था। जो सारांदिर पहले उसे एक कायर लगता था, आज वो उसकी नजरों में एक महान योद्धा बन चुका था। हा, थैंक यू की क्या जरूरत, हम दोस्त हैं ना? एलन ने झेपते हुए विनोया का मुंह ढकने की कोशिश की। किंतियान ने माहौल को देखते हुए कहा, एलन, अपनी दोस्त को वापस ले जाओ। उसने दोस्त शब्द पर थोड़ा जोर दिया। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। तुम फिर से डार्क फॉरेस्ट जाओगे? एलन ने चिंता में पूछा। वह बहुत खतरनाक है, वहां मारने पर तुम्हें कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। किंतियान ने एलन के कंधे पर हाथ रखा। डोंट वरी, मैं कभी बिना जीत के चांस वाली लड़ाई नहीं लड़ता। हो सकता है इस बार मैं एल्फ्स की ये मुसीबत जड़ से खत्म कर दूं। किंतियान दोबारा काले गेट के अंदर चला गया। जाते जाते उसकी आवाज आई, किड, अपना वादा मत भूलना। चपाक! किंतियान के पैर दोबारा डार्क फॉरेस्ट की गीली जमीन पर पड़े। उसकी सेंसेस चारों तरफ फैल गई। लगता है इस बार अच्छा खासा हंगामा हो गया है। वो मुस्कुराया। उसे पता था कि अब वो पूरी आजादी के साथ इवोल्यूशन पॉइंट्स कमा सकता है। उसने अपनी आभा छिपाई और साये की तरह आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे टियर 3 डार्क एल्फ मोलोर मिला। मोलोर डरपोक था और अपनी यूनिट को आगे भेजकर खुद पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। मुझे बस जिंदा रहना है, मोलोर ने बुदबुदाया। पर अगले ही पल उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश हो गया। किंतियान ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और सोल सील लगा दी। जब मोलोर को होश आया तो उसके सामने खड़े किंतियान का दबाव इतना भयानक था कि वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। मास्टर, मोलोर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। किंतियान ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसे डार्क एल्फ्स के मुख्य ठिकाने को तबाह करने के लिए इस मोहरे की जरूरत थी। मैं आपके लिए अगला एपिसोड लिख सकता हूँ। एपिसोड 175, डेथ गॉड, इवोल्यूशन पॉइंट्स का धमाका। तुम्हारा नाम क्या है? चिंतियान ने ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज में पूछा। मोलुओ। मेरे मास्टर, मोलुओ ने पूरी तरह समर्पण करते हुए सिर झुकाकर जवाब दिया। चिंतियान ने सीधे मुद्दे की बात की। मोलुओ, क्या तुम्हें फर्स्ट बैटल ग्रुप का हेडक्वार्टर पता है? मोलुओ ने बिना किसी देरी के कहा। मास्टर, मैं आमतौर पर बेस कैंप के आसपास ही तैनात रहता हूँ, मुझे वहाँ का हर रास्ता पता है। अच्छा, बहुत अच्छा। चिंतियान के होठों पर एक हल्की और रहस्यमयी स्माइल आ गई। उसे पहले थोड़ा संदेह था कि मोलुओ जैसा साधारण सिपाही शायद फर्स्ट बैटल ग्रुप के कोर एरिया तक पहुंचने की हैसियत न रखता हो, लेकिन अब जब उसे सटीक लोकेशन पता चल गई थी, उसका विनाशकारी प्लान पूरी तरह पक्का हो चुका था।
अब कहीं सुरक्षित जगह पर छिप जाओ, यहाँ जल्द ही हालात बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाले हैं। बहुत ज्यादा गड़बड़। चिंतियान की आंखों में एक भयानक लाल चमक दौड़ गई। उसी पल मोलुओं के पूरे शरीर में एक बर्फीला झटका लगा, जैसे कोई प्राचीन मॉन्स्टर उसे अपनी भूख भरी नजरों से घूर रहा हो। वो डर ऐसा था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मोलुओं का शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया। स्विश। अगले ही पल चिंतियान उसकी नजरों के सामने से हवा में विलीन होकर गायब हो गया। दबाव हटते ही मोलुओ जोर जोर से हाँफने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह तर हो चुके थे। कुछ देर बाद ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी और ऑरा कंसीलमेंट के दोहरे सपोर्ट के साथ चिंतियान डार्क फॉरेस्ट के सब प्लेन में भटकते एक खौफनाक भूत जैसा बन गया था। डार्क एल्फ उसके ठीक बगल से गुजर जाते, लेकिन उन्हें उसकी मौजूदगी का एक कतरा भी महसूस नहीं होता। चिंतियान को उन कमजोर सिपाहियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें मारने से न तो ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने वाले थे और ऊपर से खुद को बेमतलब एक्सपोज करने का रिस्क भी था। अगर उसे शिकार करना था तो वो सिर्फ ताकतवर का करना था। थोड़ी ही खोजबीन के बाद उसे अपना परफेक्ट टारगेट मिल गया। वो एक लंबी फीमेल डार्क एल्फ थी। उसकी स्किन स्याह थी, लेकिन उसका फिगर किसी को भी मदहोश कर देने वाला था। बीस्ट स्किन से बना उसका टॉप और शॉर्ट्स शरीर के बस जरूरी हिस्सों को ढक रहे थे। कई डार्क एल्फ उसे हवस और डर की मिलीजुली नजरों से देख रहे थे। वो फीमेल एल्फ गर्व से बीच में खड़ी थी और उसके हाथ में बेलों से बनी एक जहरीली चाबुक थी। चाबुक हवा में लहराई फटाक। एक तेज धमाका हुआ। हर कोना अच्छे से चेक करो। जो भी ढिलाई करेगा, मेरी ये चाबुक उसकी खाल उधेड़ देगी। उसका स्वर बेहद सख्त था। उसे अच्छे से पता था कि ये कमजोर सिपाही क्या सोच रहे हैं। उसका शरीर सिर्फ टियर 6 के महारथियों के लिए था। इन साधारण सैनिकों की उसके सामने कोई औकात नहीं थी। बैंग। अचानक उसका सिर एक तरबूज की तरह फट गया। खून और दिमाग के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। ये नजारा देखते ही बाकी डार्क एल्फ पहले सन्न रह गए, फिर पूरे इलाके में दहशत की लहर दौड़ गई। वो आ गया। वो ह्यूमन डेथ गॉड यहाँ आ चुका है। डेथ गॉड यहाँ है, अपनी जान बचाकर भागो। हवा में कई सिग्नल फ्लेयर छोड़े गए, जिससे काली ईविल एनर्जी का धुआं आसमान में छा गया। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक सिर फटते चले गए। बंदूकों की आवाज भारी थी, लेकिन उनमें एक लय थी, जैसे मौत का देवता अपनी ड्रमबीट बजा रहा हो। चिंतियान ने कुछ मुख्य लीडर्स को ठिकाने लगाने के बाद कमजोरों को उनके हाल पर छोड़ दिया और फिर से ओझल हो गया। इवोल्यूशन पॉइंट्स को देखकर साफ था कि वो फीमेल एल्फ एक टियर 5 एक्सपर्ट थी, लेकिन चिंतियान की ताकत इस वक्त 7वें आसमान पर थी। सेलेशियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक, 400% डैमेज और सोल ऑफ द गन गॉड के साथ साधारण टियर 5 दुश्मन उसके लिए अब महज खिलौने थे। अगले 2 मिनट के अंदर डार्क फोर्सेस की एक विशाल टुकड़ी वहां पहुंची, लेकिन उन्हें सिर्फ बिना सिर वाली लाशें ही मिली। चिंतियान डार्क फॉरेस्ट में एक साए की तरह शिकार कर रहा था। वो गुरिल्ला स्टाइल में हमला करता, कुछ शॉट्स और फिर तुरंत गायब। वो किसी भी जगह पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकता था। डार्क एल्फ अब पागल होने की कगार पर थे। वे एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए ताकि अकेले न मारे जाएं, लेकिन चिंतियान के लिए ये और भी आसान मौका बन गया। उसकी गन शैडो स्ट्राइक अब गर्म होकर एक सूक्ष्म लहर पैदा कर रही थी। ये गन सोल अवेकनिंग का संकेत था। बूम बूम बूम। तभी अचानक डार्क फॉरेस्ट के केंद्र से कई भयानक ऑरा फूटे। एक ऐसा दबाव उतरा कि सूखे पेड़ बीच से फट गए। चिंतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये टियर 7 एक्सपर्ट है। ये शायद फर्स्ट बैटल ग्रुप का लीडर मोरोस्ट था। चिंतियान समझ गया कि अब यहां रुकना खुदकुशी होगी, लेकिन उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। सिस्टम पैनल पर इवोल्यूशन पॉइंट्स 16,80,000 हो चुके थे। अब बार्बरिक डोमिनेटर बॉडी को अपग्रेड करने का समय आ गया था। एपिसोड 176, भाई बहन की बातचीत। स्विश। चिंतियान ब्लैक गेट से बाहर निकला और ताजी हवा में चैन की सांस ली। 16,80,000 पॉइंट्स। बार्बेरिक डोमिनेटर बॉडी के साथ साथ शायद कुछ और भी अपग्रेड हो जाए। उसने एलन को मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चिंतियान ने एलन और विनोया की गंध सेंट का पीछा किया और जल्द ही एक भारी सिक्योरिटी वाले इलाके के करीब पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ चिंतियान वापस आ गया है, एलन ने विनोया के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसों से विनोया के कानों के सिरे लाल हो गए। सारांदिर, एक ठंडी और साफ आवाज गूंजी। एलन ने सिर उठाया और सम्मान के साथ बोला, बहन। एल्फ प्रिंसेस ने अपने भाई को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अनजानी खुशी थी। सारांदिर, इस बार तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया। एलन भावुक हो गया। इतने सालों में पहली बार उसकी बहन ने उसकी सराहना की थी। उसने अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो इंसानी रूप में चिंतियान से मिला, कैसे उसने अपनी पहली किल की और कैसे चिंतियान ने अकेले दम पर पूरी जंग का पासा पलट दिया। उसने बताया कि कैसे चिंतियान की गाइडेंस में उसने विनोया को रेस्क्यू किया
एल्फ प्रिंसेस को समझ आ गया कि चिंतियान ही वो शख्स है जिसने उसके भाई को एक डरपोक लड़के से एक बहादुर योद्धा बना दिया था। सारांदिर, चिंतियान कहाँ है? मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ। एलन थोड़ा झिझका। बहन, मैंने अभी तक उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई। क्या वो सोचेगा कि मैंने उसे धोखा दिया? प्रिंसेस ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दोस्त इन बातों की परवाह नहीं करते। क्या तुम उसे दोस्त मानते हो? बिल्कुल, हम हमेशा के लिए दोस्त हैं, एलन ने बिना सोचे जवाब दिया। फिर उसने प्रिंसेस को अपने वादे की याद दिलाई। प्रिंसेस ने खुशी खुशी चिंतियान को सिल्वर मून लेक में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। एलन खुशी से उछल पड़ा। मैं अभी उसे लाने के लिए गार्ड्स भेजता हूँ। उसे जब मेरी सच्चाई पता चलेगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। ठक, प्रिंसेस ने एलन के माथे पर एक चपत लगाई। आह बहन, आप भी चिंतियान की तरह हर बार सिर पर ही क्यों मारती हैं? प्रिंसेस ने शांत स्वर में कहा। इंसानी दुनिया में रहकर क्या तुम रॉयल एटिकेट शिष्टाचार भूल गए हो? थोड़ी देर बाद एलन का मैसेज चिंतियान की रिस्ट डिवाइस पर पहुंचा। एल्फ गार्ड्स, जो चिंतियान को डेथ गॉड स्नाइपर और वॉर हीरो के रूप में जानते थे, उसे लेने पहुंचे। चिंतियान एक विशाल जायंट ईगल पर सवार हुआ। ईगल, जो आमतौर पर इंसानों को पास नहीं आने देता था, चिंतियान के सेलेशियल गार्डियन ब्लडलाइन के कारण उसके सामने झुक गया। ईगल ने पंख फैलाए और उस दिशा में उड़ चला जहां एल्फ रॉयल फैमिली और प्राचीन ट्री गॉड का निवास था। मैं आपके लिए अगला एपिसोड लिख सकता हूं। एपिसोड 177, 10,000 बीस्ट्स, सेलेस्टियल पावर फ्रूट और प्योरीफाइंग स्पिरिट ट्री फ्रूट। विशाल गरुड़ की पीठ पर खड़े होकर चिंतियान नीचे फैले पूरे जंगल को देख रहा था। रॉयल डोमेन में एंट्री करते ही जंगल और भी ज्यादा रंगीन हो गया था। चारों तरफ अलग अलग तरह के स्पिरिट ट्री खड़े थे। जैसे जैसे ट्री गॉड के करीब आ रहे थे, स्पिरिट ट्री की संख्या और वैरायटी लगातार बढ़ती जा रही थी। स्पिरिचुअल ची की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी फ्रेश थी कि एक लंबी सांस लेते ही पूरे दिन की थकान गायब हो जाती। ये माहौल लगभग ईगल मिलिट्री एकेडमी के स्टार एलिमेंट टावर के 5th फ्लोर जैसा लग रहा था। सच में ये तो ब्लेस्ड लैंड है। चिंतियान मन ही मन हैरान था। ईगल मिलिट्री एकेडमी में स्टूडेंट्स को स्टार एलिमेंट टावर में कल्टीवेशन करने के लिए ढेर सारे एकेडमिक क्रेडिट खर्च करने पड़ते थे, ऊपर से टाइम लिमिट और भीड़ अलग। लेकिन यहाँ हर एक इंच में भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी थी। ये जगह तो सीधा कल्टीवेशन के लिए होली लैंड थी। क्री विशाल गरुड़ नीचे की तरफ झपटा और एक बेहद बड़े स्पिरिट ट्री के सामने आकर लैंड हो गया। पेड़ के पास 2 एल्व्स खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कुदरत की खूबसूरती इन्हीं पर आकर रुक गई हो। एक बेहद हैंडसम, दूसरी बेहद खूबसूरत। बस खड़े खड़े ही वो दुनिया का सबसे सुंदर सीन बन गए थे। प्रिंसेस, योर हाइनेस प्रिंस। एल्फ गार्ड्स ने झुककर सलाम किया। एल्फ प्रिंसेस ने हल्का सा सिर हिलाया। गार्ड्स को इशारा किया कि अभी के लिए हट जाएं। गार्ड्स के जाते ही मेल एल्फ ने ठुड्डी हल्की सी ऊपर उठाई और अथॉरिटी भरी आवाज में बोला, चिंतियान, प्रिंस को देखकर भी तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? चिंतियान ने उसे शांति से देखा और बोला, छोटे भूत, क्या सच में सोचता है कि एक लेयर डिस्गाइज पहन लेने से मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? एलन का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वो शॉक्ड होकर बोला, तुमने मुझे पहचान लिया और ये जानकर भी शॉक्ड नहीं हो कि मैं एल्फ प्रिंस हूँ? चिंतियान हल्का सा हंसा। पहले ही दिन से उसे लग गया था कि एलन इंसान नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसा बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछता कि स्नाइपर क्या होता है। उसके बाद एलन की हर हरकत खुद ही सब एक्सपोज कर रही थी। पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री को लेकर उसका नर्वस होना, छिंग्यू ट्राइब की छोटी प्रिंसेस विनोया को लेकर उसकी ओवर कंसर्न और विनोया के साथ उसका जरूरत से ज्यादा क्लोज बिहेवियर, ये सब साफ बता रहे थे कि एलन एक एल्व है और वो भी कोई आम एल्व नहीं बल्कि सिल्वर मून रॉयल फैमिली का प्रिंस। आह, कितना बोरिंग है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरे, एलन मायूस होकर बोला। वो तो कोई और ही सीन एक्सपेक्ट कर रहा था। नॉर्मली तो चिंतियान को पहले नर्वस होना चाहिए था, फिर जब उसकी पहचान सामने आती तो शॉक्ड होकर बोलता, क्या तुम एल्फ प्रिंस हो? यही तो सही प्लॉट होना चाहिए था। कहीं मैंने खुद ही ज्यादा एक्सपोज तो नहीं कर दिया, चिंतियान? इसी वक्त एल्फ प्रिंसेस बोली। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन उसमें पहले वाली सख्ती नहीं थी। इस दौरान सारांडिर का ख्याल रखने और उसे गाइड करने के लिए धन्यवाद। उसकी ग्रोथ हमारी ट्राइब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारांडिर, यही एलन का असली नाम था। चिंतियान ने सिर हिलाया। एलन और मैं टीममेट हैं, ख्याल रखने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ सुना सिस, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एलन गर्व से हंस पड़ा। धप, एल्फ प्रिंसेस ने बिना एक्सप्रेशन बदले एलन के सिर पर एक मुक्का मार दिया। तमीज कहाँ गई है? दर्द होता है। एलन सिर पकड़कर कराह उठा। उसे लगने लगा था कि दुनिया में सबको उसके सिर पर ही मारने का शौक है। चिंतियान, मेरी बहन मान गई है। तुम सिल्वर मून लेक में जाकर अपने ऊपर लगे ईविल गॉड के कर्स को क्लियर कर सकते हो। एलन तुरंत क्रेडिट लेने लगा। देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था ना। ये सुनते ही चिंतियान की आंखों में खुशी की हल्की चमक आई।
उसने एल्फ प्रिंसेस की तरफ हल्का सा झुककर कहा, धन्यवाद प्रिंसेस। अरे मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भी थैंक्स बोलना चाहिए, एलन खींचकर बोला। किंतियान ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एलन गुस्से में दांत पीसता रह गया। एल्फ प्रिंसेस ये सब देखकर हल्की सी ईर्ष्या महसूस करने लगी। सगे भाई बहन होते हुए भी वो और सारांडिर कभी इतने क्लोज नहीं रहे। उल्टा एक बाहरी इंसान सारांडिर के लिए असली बड़े भाई जैसा लग रहा था। सारांडिर, जो गिफ्ट मैंने तैयार किया है वो ले आओ। ओके। एलन तुरंत आगे बढ़ा और 2 लकड़ी के बॉक्स ले आया। किंतियान, ये हमारे रॉयल फैमिली की तरफ से थैंक यू टोकन है। विनोया को बचाने और सारांडिर की ग्रोथ में मदद करने के लिए एल्फ प्रिंसेस ने सीरियस होकर कहा। किंतियान, जल्दी खोलो, पक्का कुछ तगड़ा होगा, एलन ने चिढ़ाते हुए कहा। किंतियान की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। एल्फ प्रिंसेस का दिया गिफ्ट मामूली तो हो नहीं सकता था। क्लिक। पहला बॉक्स खुलते ही एलन बोला, यह है 10,000 बीस्ट्स सेलेस्टियल पावर फ्रूट। ये फल ट्री गॉड से पैदा होता है। सैकड़ों सालों तक मरे हुए विशाल बीस्ट्स के ब्लड और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये फल बनता है। इसे खाने के बाद ब्लड ची, स्ट्रेंथ और फिजिक जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट। किंतियान ने फल को गौर से देखा। ये किसी विशाल दिल जैसा दिख रहा था। सतह पर बने पैटर्न ऐसे थे जैसे किसी मास्टर ने बारीकी से तराशे हों। हर पैटर्न में प्राचीन और ताकतवर एनर्जी भरी हुई थी। फल हल्के हल्के धड़क रहा था, बिल्कुल असली दिल की तरह। अंदर छुपी एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। 10,000 बीस्ट सेलेस्टियल पावर फ्रूट। किंतियान ने धीरे से नाम दोहराया। ये फल उसके बारबेरियन डोमिनेटर बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट था। इसे खाने के बाद उसकी बॉडी सीधे स्ट्रेंथन हो जाएगी और लाखों इवोल्यूशन पॉइंट्स बच जाएंगे। दूसरा वाला भी खोलो, एलन ने जल्दी मचाई। ठीक है। दूसरा बॉक्स खुलते ही अंदर हल्का नीला फल रखा था। उसकी सतह स्मूथ थी और उस पर सिल्वर लाइंस किसी स्पिरिट स्नेक की तरह घूम रही थीं। बॉक्स खुलते ही खुशबू फैल गई जो सीधे सोल तक पहुंच गई। यह है प्यूरिफाइंग स्पिरिट ट्री फ्रूट। ये सोल को प्योर करता है और स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता है। सिल्वर मून लेक के साथ मिलकर ये तुम्हारे कर्ज को जरूर क्लियर कर देगा। एलन की आवाज में सच्ची चिंता थी। किंतियान ने बॉक्स बंद किया और मुस्कुराकर बोला, छोटे भूत, थैंक्स। ये पहली बार था जब किंतियान ने उसे धन्यवाद कहा था। एलन की मुस्कान और भी चमक गई। अरे थैंक्स किस बात का, ये तो हमारा तरीका है, एलन ने बॉक्स थमाते हुए कहा। पहले ये दोनों फल खा लेना, उसके बाद सिल्वर मून लेक में जाना, तब तुम बेस्ट स्टेट में रहोगे। ठीक है। किंतियान की आंखों में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। एल्फ स्टार पर आने का असली मकसद अब पूरा होने वाला था। एपिसोड 178, जबरदस्त पावर बूस्ट, सिल्वर मून लेक में एंट्री। रात के आसमान के नीचे चांदनी धरती पर बिखरी हुई थी। ट्री गॉड रॉयल सेक्रेड लैंड में चुपचाप खड़ा था। उसकी हरी भरी शाखाएं आसमान को ढकने वाली छतरी जैसी फैली थी। पत्तों पर बहती चांदनी 100 मीटर ऊपर से सिल्वर नीली रोशनी बनकर नीचे झर रही थी और पेड़ के तने से होते हुए झील में गिर रही थी। इसी वजह से इसका नाम पड़ा सिल्वर मून लेक। झील की सतह किसी विशाल सिल्वर मिरर जैसी थी। हल्की हवा चलती तो लहरें उठती और चांद व तारों की परछाइयां पानी में थिरकने लगती। कभी कभी कोई मछली पानी से बाहर उछलती और छपाक की आवाज के साथ शांति तोड़ देती। मोती जैसे चमकते पानी के कण फिर से झील में मिल जाते। किंतियान, यही है सिल्वर मून लेक, एलन मुस्कुराते हुए बोला। याद है मैंने बताया था कि तुमसे पहले सिर्फ 2 लोग यहाँ आए थे? कौन? किंतियान ने पूछा। दोनों डोंगफोंग क्लान से थे। एक गंभीर रूप से घायल था, दूसरा यंग जनरेशन का था, नाम शायद डोंगफोंग हाओयुए। डोंगफोंग हाओयुए। किंतियान ने ये नाम याद कर लिया। डोंगफोंग क्लान में टैलेंट की कमी नहीं थी, फिर भी सिर्फ एक को यहाँ आने दिया गया, मतलब उसका स्टेटस काफी हाई था। वो यहाँ क्यों आया था? एलन ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। उस वक्त झील सील थी, लेकिन उसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग थी। अजीब बात यह थी कि उसकी ऑरा डोंगफोंग क्लान जैसी नहीं लग रही थी। वो ड्रैगन की तरह डोमिनेटिंग थी। खैर छोड़ो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, एलन बोला। अब तुम यहाँ कल्टीवेट करो, जैसे ही कर्स क्लियर हो मुझे बताना। जरूर। एलन चला गया। उसके जाते ही किंतियान ने पहले 10,000 बीस्ट्स सेलेस्टियल पावर फ्रूट निकाला और एक ही बार में निगल लिया। अगले ही पल उसके दांटियन में लाल सुनहरा तूफान फट पड़ा। भयानक एनर्जी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। नसों में आग दौड़ गई। उसकी आंख, नाक और कान से खून रिसने लगा। त्वचा के नीचे नसें काले बैंगनी रंग की हो गईं। गरज। उसके पीछे विशाल बीस्ट्स के साए उभरे। गरुड़, भेड़िया, भालू, स्पिरिट, हिरण, एक एक कर वो सब उसकी बॉडी में समा गए। उसकी नजर और तेज हो गई, ताकत कई गुना बढ़ गई। काफी देर बाद किंतियान की आंखें खुलीं। उसकी बॉडी से दबंग ऑरा फूट पड़ी। एक घूंसा मारते ही झील का पानी पीछे हट गया और पानी का भंवर बन गया।
कमाल का फल है। उसकी पावर 3 Tier 7 स्टार तक पहुंच गई थी। थोड़ा रुककर उसने प्योरीफाइंग स्पिरिट ट्री फ्रूट खाया। नीली रोशनी उसकी सॉइल में फैल गई। कर्ज पिघलने लगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फिर भी उसकी स्पिरिचुअल पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। सब तैयार था। किंतियान ने सिल्वर मून लेक की तरफ देखा और छलांग लगा दी। एपिसोड 179, पावर इनहेरिटेंस सेरेमनी की शुरुआत। किंतियान पहले ही सिल्वर मून लेक में एंटर कर चुका है। एल्फ प्रिंसेस दूर देखते हुए धीमी आवाज में बोली। एलन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। किंतियान ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और आखिरकार उसे बदला चुकाने का मौका मिल गया था। सिस, मैं रेडी हूँ। एलन की स्माइल गायब हो गई। उसकी आंखों में गंभीरता और पक्का इरादा था। एल्फ प्रिंसेस ने उसकी आंखों में झांककर मन ही मन आह भरी। अगर हालात इतने खराब नहीं होते तो वो कभी भी सारांडिर के कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं डालती। लेकिन ये काम सिर्फ वही कर सकता था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। चलो। एल्फ प्रिंसेस मुड़ी और एलन के साथ पेड़ के तने की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद दोनों उस विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गए जो हजारों मीटर ऊंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और जमीन को जोड़ने वाला खंभा हो। उसकी जड़ें पहाड़ों की तरह फैली हुई थीं और चारों तरफ हल्की सुनहरी स्पिरिचुअल ची धुंध की तरह तैर रही थी। ऑरेलिया, सारांडिर, तुम आ गए। धुंध के बीच से एक बुजुर्ग आवाज आई। दादाजी। एल्फ प्रिंसेस और एलन दोनों ने सिर झुका दिया। धुंध छंट गई और एक प्राचीन एल्फ सामने आया। उसके सुनहरे बाल अब सफेद हो चुके थे। चेहरा वक्त की मार से भरा हुआ था, लेकिन उसकी गहरी नीली आंखें अब भी साफ और गहरी थीं। उनमें हजारों साल की तन्हाई, शान और गौरव झलक रहा था। ऑरेलिया, अभी एल्फ रेस की हालत कैसी है? बूढ़े एल्फ किंग ने धीरे से पूछा। एल्फ प्रिंसेस ने जवाब दिया, दादाजी, डार्क एल्फ्स ने एल्फ स्टार के 60% से ज्यादा जंगल पर कब्जा कर लिया है। हर दिन हमारे लोग कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में हमने इंसानों के साथ मिलकर काउंटर अटैक किया है और कुछ इलाका वापस लिया है। ये सुनकर बूढ़े एल्फ किंग कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस ली। मेरी बच्ची, तुमने बहुत सहा है। ये सुनते ही एल्फ प्रिंसेस का दिल भारी हो गया। उसके माता पिता जंग में मारे गए थे। दादाजी बुरी तरह घायल थे। भाई अभी छोटा था और वो खुद अभी अभी एडल्ट हुई थी। लेकिन सिल्वर मून रॉयल फैमिली और पूरी एल्फ रेस की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। ये दर्द और दबाव उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया। सब कुछ अकेले ही झेला। सारांडिर, तुम यहाँ आए हो, इसका मतलब तुम तैयार हो। बूढ़े एल्फ किंग ने एलन की तरफ देखा। एलन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पक्का इरादा था। दादाजी, मैं रेडी हूँ। अच्छा, तुम मेरी उम्मीद से पहले आ गए, मतलब तुमने बहुत कुछ देख लिया है। बूढ़े एल्फ किंग ने हाथ उठाया। बच्चे, पास आओ। मैं अपनी सारी पावर तुम्हें सौंप दूंगा। आज से तुम एल्फ रेस के नए किंग होगे। एलन बिना हिचक आगे बढ़ा। पहले वो इस पल से हमेशा बचता रहा था, क्योंकि जैसे ही पावर ट्रांसफर पूरा होता, उसके प्यारे दादाजी की जिंदगी खत्म हो जाती। दूसरा, उसे डर था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा पाएगा या नहीं। तीसरा, उसे डर था कि किंग बनने के बाद उसकी बहन के साथ पावर को लेकर टकराव न हो जाए। इन्हीं वजहों से वो हमेशा भागता रहा। लेकिन हाल की लड़ाइयों में उसने बहुत कुछ देखा था। अपने लोगों की मौत, जंगलों की तबाही, अपनी धरती के जख्म। अब वो इस 100 साल पुराने संघर्ष को खत्म करना चाहता था। एलन बूढ़े एल्फ किंग के सामने बैठ गया। एल्फ किंग ने उसका हाथ उसके माथे पर रखा। तुरंत हरी रोशनी फैलने लगी। फुश! तेज हवा चल पड़ी। पेड़ की शाखाओं से रंगीन रोशनी बरसने लगी और एलन व एल्फ किंग दोनों उसमें घिर गए। पावर ट्रांसफर सिर्फ स्पिरिचुअल पावर देने का काम नहीं था, इसमें ट्री गॉड की भी भागीदारी होती थी। एल्फ प्रिंसेस दूर खड़ी देखती रही। काफी देर बाद उसके मुंह से एक भारी सांस निकल गई। फ्रंट लाइन पर हुओशान मर्सनरी कॉर्प्स के टेंट के अंदर माहौल भारी था। हुओ लियांशान ठंडी नजरों से जी लियांग को घूरते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? कुछ ही दिनों में 30% लोग मर गए। जी लियांग, टीम कैसे चला रहे हो? जी लियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। हाल के दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कॉर्प्स पर बदकिस्मती चिपक गई हो। कोई जहरीला फल खाकर मर गया, कोई डार्क एल्फ के ट्रैप में फंस गया और कुछ लोग बिना निशान गायब हो गए। बॉस, मैं सब ठीक कर दूंगा, जी लियांग ने कहा। याद रखो, अब और नुकसान नहीं झेल सकते। तभी बाहर शोर मच गया। हुओ लियांशान बाहर निकला। दूर ट्री गॉड की शाखाएं फैल रही थीं। रंगीन रोशनी झरने की तरह गिर रही थी। पूरा जंगल हिलने लगा। सेरेमनी शुरू हो गई। हुओ लियांशान के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। बॉस, जी लियांग की आंखों में अंधेरा चमक गया। जल्दी नहीं, सही वक्त पर वार करेंगे। ये मौका वो सालों से इंतजार कर रहा था। एपिसोड 180, आई ऑफ फियर वायलेट। छपाक! किंतियान सिल्वर मून लेक में कूद गया। पानी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल उसके अंदर का कर्स हरकत में आ गया।
छाती पर बना डेमन पैटर्न मरोड़ खाने लगा। उसकी सोल में गंदगी उफान मारने लगी। दर्द ऐसा था जैसे शरीर और आत्मा दोनों टूट रहे हों, लेकिन किंतियान की विल आयरन जैसी थी। उसकी भौं तक नहीं हिली। झील का पानी लाइफ एनर्जी से भरा था। वो उसकी त्वचा के रास्ते अंदर घुसकर कर्ज से टकरा रहा था। उसका शरीर एक बैटलफील्ड बन गया। हड्डियां टूटी, नसें फटी, त्वचा चीर गईं। खून पानी में घुल गया, लेकिन हर बार उसका शरीर टूटकर फिर से जुड़ रहा था। काले धुएं जैसी चीजें उसके शरीर से निकलकर झील में घुलते ही साफ हो जाती। छाती का डेमन पैटर्न फीका पड़ने लगा। तभी अचानक डर की एक भयानक विल उभरी। किंतियान की चेतना अंधेरे में गिर गई। आग, डूबना, राक्षस, मौत, डरावने सीन उसके दिमाग में घूमने लगे। इसी वक्त ट्री गॉड से सफेद रोशनी उतरी और किंतियान पर पड़ी। उसकी चेतना संभल गई। उसकी स्पिरिचुअल पावर उफान मार गई। अचानक वो डर और ईविल एनर्जी मिलकर उसकी आंखों में घुस गई। तेज दर्द हुआ। कुछ देर बाद किंतियान ने आंखें खोली। उसकी पुतलियों में काला बैंगनी चमक था। एक नया टैलेंट जाग चुका था, आई ऑफ फियर वायलेट, डर की ताकत से भरी आंखें। किंतियान झील से बाहर निकला। उसने ट्री गॉड की तरफ देखा। कुछ होने वाला है। उसी पल फेंग मोचुआन का मैसेज आया, सेरेमनी फाइनल वार। किंतियान की आंखें ठंडी हो गईं। उन्हें खत्म करो, उसने ऑर्डर दिया और अपनी स्पिरिचुअल पावर फैला दी। इल्व प्रिंसेस का कनेक्शन साफ मिल गया।